Hello everyone, welcome to UGC Net channel for Environment Science. Here we will cover topics related to environment science. All these topics covered here are very important from exam point of view. Today we will cover unit number 2, environment chemistry topic, oxygen and ozone chemistry. ओजोन केमिस्ट्री, इसमें हम केमिकल और फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर के अंदर कौन से फोटोकेमिकल रिएक्शंस और होते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस में। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन जो सोलर रेडिएशन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी केमिकल्स हैं, जो भी कुछ केमिकल्स जो हैं वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं अल्टीमेट की रोल प्ले करते हैं एटमॉस्फेयर में। कुछ टिपिकल केमिकल और फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं हम आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर वो डायनेमिक सिस्टम है जो कि फ्लक्चुएट करता है अपने पैरामीटर्स पे। जैसे कि उसका कंपोजिशन अलग है, हमने एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन पढ़ा, हमने टेम्परेचर देखा, हमने सोलर रेडिएशन और एनर्जी हीट बजट भी पढ़ा है अर्थ का। ठीक है, उसमें भी देखा कि अर्थ पे अलग अलग जगह पे लैटिट्यूड वाइज टेम्परेचर अलग होता है, हमारे अर्थ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग ह्यूमिडिटी होती है, सन की जो इंटेंसिटी है, जो इंसोलेशन आता है उसकी इंटेंसिटी भी अलग अलग होती है। तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या है? वो डायनेमिक है। ठीक है, फ्लक्चुएट करते रहते हैं उनके पैरामीटर्स। ओके, बहुत सारे प्रोसेस आएंगे इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम बात करें O2 और O3 की, O2 जो है वो ट्रोपोस्फेयर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, O3 जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, O3 जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और O2 किस में करेगा? ट्रोपोस्फेयर में। हम ऑक्सीजन और ओजोन केमिस्ट्री अब आगे करते हैं। द केमिकल एक्टिविटी ऑक्सीजन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ लोअर ट्रोपोस्फेयर। बताया ही मैंने आपको कि ऑक्सीजन जो है वो लोअर ट्रोपोस्फेयर में काम करेगा। जो लोअर ट्रोपोस्फेयर में जो स्टेबल फॉर्म है ऑक्सीजन की O2, O3, O रेडिकल्स बहुत सारी होती हैं। तो उनमें से जो स्टेबल फॉर्म है ऑक्सीजन की वो ऑक्साइड्स है। मतलब कि कोई भी ऑक्साइड होगा वो स्टेबल होगा मोस्टली। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जितने भी ऑक्साइड फॉर्म होंगे, जितने भी एलिमेंट्स के ऑक्साइड फॉर्म होंगे वो स्टेबल होंगे। अब ये O3 है वो ऑक्साइड नहीं है तो ये अनस्टेबल है, इसलिए एटमॉस्फेरिक स्ट्रेटोस्फेयर में ये क्या करता है? ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन के थ्रू ओजोन का फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन होता रहता है। लेकिन O2 क्या है? वो स्टेबल फॉर्म है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में CO2 और SO2 स्टेबल ऑक्साइड की फॉर्म में मिल रहा है, गैसेज है ये दोनों। ओके, ओशन में अगर हम बात करें, ओशन में हमें क्या मिलता है? फुल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड्स जो है वो ओशन में ज़्यादा मिलते हैं। ओशन में हमें ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा मिलेंगे। अर्थ क्रस्ट में क्या मिलेंगे? अर्थ क्रस्ट में हमें सॉलिड ऑक्साइड ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर में गैसेज मिलेंगे, गैसेज के ऑक्साइड्स। हमारे ओशन में हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स मिलेंगे और अर्थ क्रस्ट में क्या मिलेगा? हमें सॉलिड ऑक्साइड्स मिलेगा। ठीक है, सॉलिड ऑक्साइड में क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये जो भी सॉलिड ऑक्साइड्स हमें मिलेंगे वो किसमें मिलेंगे? अर्थ क्रस्ट में। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। मैंने यहाँ पे आपको छोटा सा डायग्राम भी दिखाया हुआ है, डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है कि देखिए एटमॉस्फेयर में क्या मिल रहा है हमें? गैसेस के ऑक्साइड्स मिल रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वही हमें अर्थ क्रस्ट में, ये अर्थ क्रस्ट है। ओके, अर्थ क्रस्ट में क्या मिल रहा है? सॉलिड ऑक्साइड्स मिल रहे हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड। और वाटर में हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऑक्साइड जो है वो मोस्ट स्टेबल है, स्टेबल फॉर्म होता है हमारे एलिमेंट का। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि हमारे ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फेयर तक भी चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हमारे स्ट्रेटोस्फेयर तक चले जाते हैं। ओके, जो कि वहाँ पे जाके प्रॉब्लम कोज करते हैं। मीथेन तो नहीं करता, आगे मैं बताऊंगी आपको, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ओजोन केमिस्ट्री के साथ इन्वॉल्व होकर ओजोन की डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, तो जो भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोन्स है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब कहाँ जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर तक जाता है। एरोसोल्स भी कुछ जाते हैं। हमने पिछले चैप्टर्स में जो पार्टिकल में मैंने आपको एरोसोल बताया था कि कुछ एरोसोल्स के पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर तक भी जाते हैं। ओजोन कोज प्रॉब्लम इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब क्या करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच के हमारे ओजोन में प्रॉब्लम कोज करते हैं। कुछ गैसेज नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जो वो स्ट्रेटोस्फेयर तक ले जाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड तो ओजोन की डिप्लीशन करता है, लेकिन मीथेन क्या करेगा? मीथेन एक्चुअली रिड्यूस करता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन को। मतलब वो ओजोन डिप्लीट नहीं करता, वो सिर्फ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को इंक्रीज करता है। ठीक है, इसको भी आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि मीथेन जो है वो एक्चुअली रिड्यूस करता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन को कम करता है। डिप्लीशन में हेल्प नहीं करता, डिप्लीशन को इन्हांस नहीं करता, वो रिड्यूस करता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को, मीथेन। और नाइट्रस ऑक्साइड ये डिप्लीशन करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है ये डिप्लीशन कॉज करता है। ओके, अगर हम बात करें कि ओजोन अब कहाँ कितना मिलता है ट्रोपोस्फेयर में, एक
स्ट्रेटोस्फीयर में भी मिलता है। तो 90% जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है। कहाँ से 10 to 50 किलोमीटर। और 10% ओजोन जो है वो ट्रोपोस्फीयर में मिलता है, नियर द ग्राउंड। इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ होगा आसपास, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास, ग्राउंड के आसपास, वहाँ पे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन मिलेगा। ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को हम बैड ओजोन भी बोलते हैं। ठीक है, बैड ओजोन इसलिए क्योंकि ये हमें प्रॉब्लम, हमारे नीचे सरफेस पे हमें प्रॉब्लम कॉज करता है। और स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को गुड ओजोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें बचाता है, इसलिए हमें स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को गुड ओजोन भी कहा जाता है। अब ओजोन को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? ओजोन को हम डॉप्सन यूनिट, ओजोन की जो यूनिट है वो है डॉप्सन यूनिट। ओके, 1 मिनट। ओजोन की यूनिट है डॉप्सन यूनिट। ठीक है, 1 डॉप्सन यूनिट किसके बराबर है? 0.01 मिलीमीटर थिक। 1 डॉप्सन 0.0 mm के बराबर है। अगर हम बात करें कि किसमें, कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0 डिग्री जब टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर 0 डिग्री और एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, तो उसमें 1 डॉप्सन यूनिट की वैल्यू है 0.0 mm, 0.01 mm। ओके, अब इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं कि 1 डॉप्सन यूनिट इक्वल्स टू 1/100 सेंटीमीटर। ओके, इसको ऐसे भी आता है 100 ऑफ सेंटीमीटर। ये PYQs में आया हुआ था कि 1 डॉप्सन यूनिट इक्वल्स टू 1/100 सेंटीमीटर। ओके, अब मिड लैटिट्यूड की बात करें। देखिए, हमारे मिड लैटिट्यूड पे हमारे जो ओजोन की थिकनेस है वो ज़्यादा है और इक्वेटर पे कम है। जो मिड लैटिट्यूड पे जो ओजोन की थिकनेस है 350 डॉप्सन यूनिट है, मतलब 3.5 mm, और नियर इक्वेटर पे 250 डॉप्सन यूनिट है, मतलब 2.5 mm। ओजोन होल हम कैसे कहते हैं कि ओजोन होल हुआ है? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर एक लेयर है ओजोन की और उसमें एक छेद हो गया तो उसको ओजोन होल कह दिया, नहीं। ओजोन होल का मतलब है कि थिकनेस का कम हो जाना। हमारे ओजोन, मानो इतनी पतली अगर लेयर है, मतलब इतनी थिकनेस है, तो उससे कम हो जाना। ठीक है, थिकनेस का कम हो जाना क्या कहलाता है? ओजोन होल। तो ओजोन होल कब कहेंगे? जब 220 डॉप्सन यूनिट से कम उसकी थिकनेस होने लग जाए तो उसको ओजोन होल कहेंगे। हमने कब कहा कि अंटार्कटिका पे होल होना स्टार्ट हो गया है? अंटार्कटिका पे जब होल हुआ था, ओजोन होल हमने जब नोटिस किया था, तो वो 100 डॉप्सन यूनिट से बिलो चला गया था। इतना ज़्यादा कम हो गया था ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि सोलर स्पेक्ट्रम में जो सन से आने वाली रेज है, उसमें जो सोलर स्पेक्ट्रम है, जो उसमें यूवी पोर्शन कौन सा होता है? यूवी लाइट का पोर्शन, यूवी लाइट की वेवलेंथ और एनर्जी कितनी होती है, कौन सी होती है? जैसे मैंने आपको एक पिछली वीडियोस आप देखोगे तो मैंने उसमें आपको एक फॉर्मूला बताया था कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जो अगर किसी की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, अगर सोलर स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वो फोटोन्स, वो लाइट के, सनलाइट का पार्टिकल, वो फोटोन जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी एनर्जी कंटेंट क्या होगा? ज़्यादा। तो मतलब सन से आने वाली जो रेज है उसकी वेवलेंथ कम होती है, तभी तो उसका एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होता है ना। और जो अर्थ से वेवलेंथ जाती है वो किस फॉर्म में जाती है? लॉन्ग वेवलेंथ की फॉर्म में जाती है, और उसका एनर्जी कंटेंट क्या होता है? कम होता है हमारे अर्थ का, जो लॉन्ग वेव में जाती है। और सन से आने वाली वेवलेंथ का जो वेवलेंथ होती है उसको शॉर्ट वेवलेंथ कहते हैं, और उसका एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स जो लाइट के प्रेजेंट में, यूवी लाइट के प्रेजेंट में डिसोसिएट हो, डिसोसिएट मतलब ब्रेक डाउन हो। जैसे हम आगे रिएक्शन में पढ़ेंगे कि O3 जो है वो यूवी सन की रेज या लाइट के प्रेजेंट में O2 और O में ब्रेक हो जाता है। और ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो यूवी लाइट के प्रेजेंट में डिसोसिएट हो, उस प्रोसेस को हम फोटोलिसिस कहते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने यही पढ़े थे कि स्पेक्ट्रम ऑफ यूवी पोर्शन कौन कौन सा है हमारे सोलर स्पेक्ट्रम का, तो वो उसमें अब UVA, UVB, UVC 3 तरह के यूवीज आती है। ठीक है, अभी हमारे सन से आने वाली रेज में आप देखिए कि 100 से लेकर 400 तक, 100 to 400, ये क्या है? यूवी रेज है। ये वेवलेंथ 100 वेवलेंथ से 400 वेवलेंथ की जो रेंज है इसको हम बोलते हैं यूवी रेज। 400 से 7 रेज को क्या बोलते हैं? विजिबल। और 7 से आगे वाले को इंफ्रारेड। तो शॉर्ट वेवलेंथ होगी तो उसकी एनर्जी कंटेंट क्या होगा? ज़्यादा। मतलब कि वेवलेंथ इधर अगर बढ़ रही है तो एनर्जी क्या हो रहा है? एनर्जी कम हो रही है। मतलब कि वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी कंटेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, एनर्जी कंटेंट डिक्रीज होगा। ओके, अब UVA की बात करें, अगर हम UVA की बात करें तो सोलर रेडिएशन से आने वाली 99% जो है ये UVA में आती है। 320 से 400 नैनोमीटर के बीच की रेंज, मतलब ये वाली रेंज जो है वो क्या है? UVA 320 से 400 तक के बीच की रेंज, नैनोमीटर की रेंज। ओके, 90% UVA ही होती है। इसको ब्लैक लाइट भी कहा जाता है। ये हमें ह्यूमन आई से इनविजिबल है, हम उसे देख नहीं सकते। ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल्स इसको यूज़ करते हैं
विजन के लिए। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि बिल्ली रात में भी देख सकती है, जो आउल है, जो उल्लू है, वो भी रात में देख सकता है, चमगादड़ रात में देख सकते हैं। तो कुछ कुछ एनिमल्स क्या है वो रात में देख सकते हैं। तो वो किसकी वजह से देखते हैं? वो इसी यूवीए लाइट की वजह से नाइट में विजन कर सकते हैं। ठीक है, यूवीए जो है वो स्किन में डीपली पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, जिससे हमें टैनिंग होती है, स्किन जो है रेडनेस हो जाता है, रेडनिंग होती है जो स्किन में, वो यूवीए के कारण होते हैं। हल्का ये डीएनए डैमेज भी करता है, डीएनए डैमेज करेगा, फोटो एजिंग होगी। ठीक है, मतलब कि स्किन टफ हो जाएगा, रिंकल्स आएंगे, स्किन कैंसर भी हो सकता है यूवीए की वजह से। सम ऑफ यूवीए का बेनिफिट ये है कि ये विटामिन डी बनाता है। ज़्यादा जब अगर हम आएंगे ना, देखिए कुछ एक्सपोजर तो ठीक है, कुछ एक्सपोजर यूवीए का बेनिफिट है हमारे लिए कि वो सम एक्सपोजर यूवीए बेनिफिट विटामिन डी फॉर्मेशन। लेकिन हम ज़्यादा अगर एक्सपोज होने लगेंगे यूवीए एक मतलब यूवी लाइट के एक्सपोजर में आएंगे, तब हमें क्या होगा, डीएनए डैमेज करेगा या फिर स्किन में पेनिट्रेट कर जाएगा डीपली, जैसे कि टैनिंग होगी, फोटो एजिंग होगा, स्किन कैंसर होगा। तो ये ज़्यादा एक्सपोजर से। अब हम पढ़ेंगे यूवीबी के बारे में। यूवीबी की जो रेंज है वो 280 से 320 नैनोमीटर के बीच में होती है, और ये ग्रेटेस्ट डेंजर कॉज करता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। ठीक है, इसमें स्किन रेडनिंग होती है जिसको हम इरिथमा बोलते हैं। ठीक है, इसमें स्किन रेडनिंग हो रही थी, हल्की फुल्की रेडनिंग हो रही थी हम जब ज़्यादा एक्सपोजर में आ रहे थे। लेकिन इसमें जो है स्किन रेडनिंग होगी, एक डिजीज़ है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिथमा कॉज हो जाएगा हमें। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ये विटामिन डी की सिंथेसिस को रोक देता है। अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक के लिए आएंगे तो हमें स्किन कैंसर कॉज करेगा। ये कम समय के लिए यूवीए हमारे लिए, हम जब यूवीए जो है वो हमारे लिए बेनिफिट था, विटामिन डी की सिंथेसिस कर रहा था। लेकिन यूवीबी में भी अगर हम कम समय के लिए भी उसके एक्सपोजर में आएंगे तो वो विटामिन डी की सिंथेसिस को कम कर देगा, और ज़्यादा समय के लिए आएंगे तो स्किन कैंसर कॉज करेगा। ठीक है, अब ये एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी यूवी जो है हमें कैटरेक्ट और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। तो यूवीबी जो है वो कैटरेक्ट कॉज करता है और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। जो एसपीएफ की रेटिंग आती है, जो आपने सनस्क्रीन यूज़ करते हैं उस पर लिखा होता है ना SPF 30, SPF 50, वो किसके लिए होता है? वो यूवीबी के लिए ही होता है। अब कुछ कुछ सनस्क्रीन आ रही है जिसमें हम यूवीए के लिए, यूवीए भी हेल्प करते, यूवीए को भी ब्लॉक करता है। ठीक है, होप आपको यूवीबी समझ आया हो कि यूवीबी की रेंज क्या है, 280 to 320 नैनोमीटर। ये ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ पे डेंजर कॉज करता है। रेडनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिथमा। विटामिन डी की सिंथेसिस को ये कम कर देता है अगर हम कम समय के लिए आएंगे एक्सपोजर में। अगर हम ज़्यादा लंबे समय के लिए यूवीबी के एक्सपोजर में आ रहे हैं तो हमें इससे स्किन कैंसर होगा। ये कैटरेक्ट और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। एसपीएफ की रेटिंग यूवीबी के लिए होती है। ओके, नाउ यूवीसी के पे आते हैं हम। यूवीसी जो है, यूवीसी की जो रेंज है, देखिए मैंने डायग्राम में दिया हुआ है कि यूवीए 320 to 400, यूवीबी 280 to 320 और यूवीसी 100 to 280। तो वेवलेंथ अगर कम है, तो मैंने क्या बताया आपको, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यूवीसी से आने वाली जो एनर्जी है वो बहुत हाई होती है, ये हमारे डीएनए को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। रेंज क्या है वेवलेंथ की, 100 to 289 नैनोमीटर। ठीक है, हम आर्टिफिशियली भी यूवीसी को बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, वाटर की ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है ना, उसके लिए यूवीसी हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। और जर्मिसिडल एप्लीकेशन के लिए 90% यूवीसी और यूवीबी जो है वो ओजोन लेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, वो नीचे तक नहीं आती। 300 के आसपास के वेवलेंथ को जो हमारी ओजोन लेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। 90% यूवीसी और यूवीबी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो हमारे अर्थ तक आने ही नहीं देता। जो हमारे अर्थ तक यूवी आती है वो यूवी ए होती है। ओके, यूवी ए होती है जो हमारे अर्थ का 90%, बताया मैंने पहले, 99% जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन में जो यूवी होती है वो यूवी ए ही होती है। यहाँ लिखा हुआ है कि जितनी भी ओजोन लेयर हमें जो है वो जितनी भी शॉर्ट वेवलेंथ है 290 नैनोमीटर से कम, वो ओजोन लेयर पहले ही एब्जॉर्ब कर लेता है। जो हमारे अर्थ सरफेस तक आती है वो क्या होती है, 320 के उससे बड़ी जितनी भी वेवलेंथ होती है, 320 से बड़ी यूवी रेज जो होती है वही अर्थ सरफेस तक आती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर क्या है, उसका क्या काम होता है, वो कैसे बनती है, उसका फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन दोनों पढ़ेंगे हम। ओके, जो अपर एटमॉस्फेयर में है, अपर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अलग अलग स्पीसीज मिलती है। ठीक है, मोस्टली सब मिलती है, जैसे कि O2 मिला, सिंगल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रेडिकल्स, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन रेडिकल मतलब ऑक्सीजन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, ऑक्सीजन के आयंस मिलेंगे, O2 के रेडिकल्स मिलेंगे, ओजोन मिलेगा। ये सारे ऑक्सीजन की जो स्पीसीज है ये हमारे अपर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, एटम्स के फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में, एक्साइटेड एटम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, अब जो यूवी रेडिएशन है, मतलब जो सन से आने वाली यूवी रेडिएशन, जो हायर एनर्जी वाली जो रेडिएशन होती है वो क्या करती है, वो फोटोकेमिकल डिसोसिएशन और आयनाइजेशन करती है, जो हम आगे आने वाली रिएक्शंस में पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए ऑक्सीजन है, हर तरह की ऑक्सीजन की स्पीसीज अपर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तो जो O2 है उस पर क्या होगा,
सनलाइट की रेस पड़ेगी, मतलब ये फोटोलिसिस होगा। ओके, और वो किसमें ब्रेक हो जाएगी, ओ और ओ, सिंगल सिंगल ऑक्सीजन ऑक्सीजन में। कितनी नैनोमीटर, कितनी वेवलेंथ उसको चाहिए, 135 टू 176। ठीक है, फिर O3 भी है, ओजोन भी प्रेजेंट है ऊपर, उस पर भी सनलाइट पड़ेगी, फोटोलिसिस होगा, ओ रेडिकल और O2 में ब्रेक होगा। इसको कितनी एनर्जी चाहिए, 308 नैनोमीटर की। सिंगल ऑक्सीजन भी है वहाँ पे, सिंगल ऑक्सीजन भी है, वो फोटोलिसिस होगा तो ओ रेडिकल और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज होगा। जब O2 ब्रेक होगा तो वो क्या निकलेगा, O2 और सिंगल इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। इतनी सारी ऑक्सीजन स्पीसीज का ब्रेकडाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, और अलग अलग ऑक्सीजन स्पीसीज जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट दे रही है। ठीक है, इन्हीं ये रिएक्शन क्या बताता है, ये रिएक्शन हमें बताता है कि ऑक्सीजन और एटम जो है वो कॉन्स्टेंटली टूट रही है अलग अलग मॉलिकुलर फॉर्म में। ठीक है, अलग अलग मॉलिकुलर फॉर्म में ऑक्सीजन जो वो ब्रेक हो रही है अपर एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ही स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्जन कंडीशन में आता है। मतलब हमने जब कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोस्फेयर पढ़ा था तो हमने देखा था कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। जो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होने का कारण यही है कि वहाँ पे जो कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्म में टूट हो रहे हैं। टूटने की वजह से वहाँ, टूटने और बनने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो है वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, इन्वर्जन कंडीशन वहाँ पे होती है। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। अब आगे चलते हैं कि ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर का सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। ठीक है, जो कि प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है हमारे लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो अर्थ पर रहते हैं। उनकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन जो है वो 10 ppm होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, 20 से 30 किलोमीटर के बीच में। हम आगे पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर की जो ओजोन की जो कंसंट्रेशन और जो फॉर्मेशन होती है वो कितने किलोमीटर पे होती है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पे छोटा सा एक वो कर लें कि 25 से 30 किलोमीटर में जो ओजोन की कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है कंसंट्रेशन। यहाँ पे फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही, सिर्फ कंसंट्रेट होता है जो। ओके, अब चैपमैन मैकेनिज्म में हम ओजोन के फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन दोनों की बात करते हैं। ये पीवाईक्यूज में पूछा गया है कि क्या सिर्फ चैपमैन मैकेनिज्म फॉर्मेशन की बात कर रहा है, नहीं, ये फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन दोनों की बात करता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इंटेंस सोलर यूवी रेडिएशन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे ओजोन का फॉर्मेशन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे ओजोन का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। ठीक है, ओजोन जो है वो फॉर्म होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आगे रिएक्शन दी हुई है कि हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वहाँ पे इस रेंज की वेवलेंथ, ये जो लेस देन 242 क्या है, ये शॉर्ट वेव है, इसमें क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा। ये वेवलेंथ नीचे ट्रोपोस्फेयर में नहीं आती, ये ओनली स्ट्रेटोस्फेयर में ही रहती है, जहाँ पे भी ऑक्सीजन को ब्रेक करता है। ये वेवलेंथ लर्न कर ले, ये वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल स्ट्रेटोस्फेयर में जो फॉर्मेशन होगा वो इसी वेवलेंथ के अंदर में होगा, 240 नैनोमीटर से कम। अब जो ऑक्सीजन है वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ O3P में। ठीक है, एक अलग ऑक्सीजन में, एक अलग ऑक्सीजन में, O3P ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, O3P। O2 जो है वो ब्रेक डाउन हुआ O में। ठीक है, जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, जो ऑक्सीजन मैक्सिमम एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है वो किस रेंज में करता है, 140 नैनोमीटर में। और इफेक्टिव एब्जॉर्बर कब है, वो 130 टू 180 नैनोमीटर। मैंने यहाँ आपको एक्स्ट्रा दे दिया है, वैसे अभी तक पीवाईक्यूज में ये पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा करके चल सकते हैं कि ऑक्सीजन ब्रेक होगा वो इस रेंज में होगा स्ट्रेटोस्फेयर में। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर की बात हो रही है, ट्रोपोस्फेयर की बात नहीं हो रही। और ऑक्सीजन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो मैक्सिमम करता है 140 नैनोमीटर पे, और इफेक्टिव एब्जॉर्बर कर्व है वो 130 से 180 रेंज में, नैनोमीटर की रेंज में। अब आगे यहाँ पे ऑक्सीजन, ये जो O और O में ब्रेक डाउन हुआ था, ये ऑक्सीजन जो है वहाँ स्ट्रेटोस्फेयर में और O2 है। ठीक है, यहाँ पे ये M जो है ये एब्जॉर्बर का काम करता है। जब ये ऑक्सीजन, ये O2 जो है दोबारा से इस रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे हाई एनर्जी जनरेट होगा। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ तो चाहिए वहाँ पे, तो ये N2 और O2 जो है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये M जो ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये एनर्जी एब्जॉर्बर के लिए दिया हुआ है, एब्जॉर्बर का काम करता है। अब ये क्या होगा, O2 और O जो है ये मिलके क्या बनाया लेगा, O3 प्लस में M। ओके, तो बन गया ओजोन। ओजोन बनना इजी कि ऑक्सीजन है वो इस वेवलेंथ की रेंज में O प्लस O में ब्रेक डाउन होगा, फिर ये O क्या करेगा, O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, O3 बना लेगा। तो ओजोन का फॉर्मेशन किस वेवलेंथ की रेंज में होता है, 242 नैनोमीटर से कम में। ओके, ओजोन जो है यूवी लाइट एब्जॉर्ब करता है वो 220 से 330 नैनोमीटर की रेंज में करेगा। ठीक है, ये अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, बहुत सारी रेडिएशन से डैमेज नहीं होने देता अर्थ पर। कुछ ही फ्रैक्शन जो यूवी लाइट है वो लोअर एटमॉस्फेयर और अर्थ तक आती है। ठीक है, अब आगे करते हैं। ओजोन जो है वो इनसे एलिमिनेट होता है।
ठीक है, ओजोन बना, फॉर्मेशन हो गया। डिसोसिएशन कैसे कैसे होगा, एटॉमिक ऑक्सीजन से, OH रेडिकल से और निट्रिक ऑक्साइड से, इन तीनों से ही होता है एलिमिनेशन। ओके, ठीक है। तो ओजोन जो प्रेजेंट है, अब जो ओजोन बना था, ऑक्सीजन एलिमेंट है वहाँ पे, ब्रेकडाउन होने से ऑक्सीजन निकला था ना, देखिए यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हुआ तो एक ऑक्सीजन ने इसके साथ रिएक्शन कर लिया, ये भी वो तो बात ये भी किसी और ऑक्सीजन के साथ करेगा, लेकिन ऐसे सिंगल ऑक्सीजन वहाँ पे और प्रेजेंट है, तो वो ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि पहले फॉर्मेशन हो गया बाद में डिसोसिएशन होगा, नहीं, ये फॉर्मेशन और डिसोसिएशन प्रोसेस साथ साथ चलते रहते हैं, तभी तो मेंटेन रहता है ओजोन लेयर। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो ओजोन बना वो सिंगल एलिमेंट्री ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, O2 और O2 बनाएगा। ठीक है, बन गया O2, मतलब डिसोसिएशन हो गया ना ओजोन का O2 O2 में। तो पहला ये है कि बाय एटॉमिक ऑक्सीजन के द्वारा डिसोसिएशन होता है ओजोन का। दूसरा, ओजोन वहाँ पे है, अब OH रेडिकल्स क्या है, वो डिटर्जेंट है, मतलब डिटर्जेंट क्या है, ये रिएक्ट करके ओजोन के साथ O2 और HOO रेडिकल बना लेगा। HOO क्या है, इंटरमीडिएट है, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन है, और OH जो है ना वो लेस रिएक्टिव है, उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का काम कर रहा है। तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, HO जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर OH बना लेगा और O2 में ब्रेक हो गया। ठीक है, ये O2 क्या करेगा, फिर किसी ऑक्सीजन के साथ मिलकर ओजोन बना लेगी। फिर ओजोन क्या होगा, O3 जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, O2 में, और O2 में डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन के साथ हो रहा है या OH रेडिकल के साथ हो रहा है। थर्ड, निट्रिक ऑक्साइड के साथ, जब ओजोन निट्रिक ऑक्साइड के साथ मिलेगा तो NO2 और ऑक्सीजन बना लेगा, फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, O के साथ रिएक्ट करके O3 बनाएगा, ओजोन बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। डिस्ट्रक्शन होना होगा, फिर NO के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NO2 और O2। ओजोन है वो जब ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, ठीक है, UV लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा ओजोन, तो उसके लिए वेवलेंथ कौन सी होती है, वेवलेंथ होती है 320 नैनोमीटर। ओजोन का स्ट्रेटोस्फीयर में जो डिसोसिएशन होगा वो 320 नैनोमीटर पे होगा, और फॉर्मेशन मैंने आपको क्या बताया था, 242 नैनोमीटर पे। ओजोन का फॉर्मेशन 242 नैनोमीटर पे और डिसोसिएशन 320 नैनोमीटर पे। ये आप मेंशन कर लें, आप लिख लें। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन, ओजोन का जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो एब्जॉर्ब करता है वो सन की रेज, वो इस रेंज में करता है। ठीक है, इस रेंज में करता है, और जो पीक है एब्जॉर्ब करने की वो 250 पे सबसे ज़्यादा चल जाती है। अगर 250 रेंज आएगी सन यूवी की, तो सबसे ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा 250 पे। लेकिन जो नॉर्मली अगर एक नॉर्मली रेंज करते हैं कि किस पे ब्रेक डाउन होता है, तो 320 नैनोमीटर पे होता है। ओके, नाउ ओजोन जो है O2 हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, उसमें क्या हुआ कि सनलाइट आई कौन से रेंज की, 242 नैनोमीटर की। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हुआ O में और O में। ये O ने क्या किया, इस O ने फिर स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन प्रेजेंट था उसके साथ रिएक्ट करके O3 बना लिया, तो फॉर्मेशन हो गया ओजोन का। ठीक है, 242 नैनोमीटर की रेंज में। अब ओजोन का डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, अब हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन प्रेजेंट है, UV लाइट आएगी 320 नैनोमीटर की रेंज की। ठीक है, वो इस O3 को O2 और O में ब्रेक डाउन कर लेगी। यहाँ पे और भी बहुत सारे डिस्ट्रक्शन के लिए और भी बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन मेनली जो मेन रिएक्शन है, जो हमारे ओजोन के डिस्ट्रक्शन की मेन रिएक्शन है, वो ये वाली है। ठीक है, बाकी और भी है कि OH रेडिकल से भी ओजोन का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, NO की वजह से भी ओजोन का ब्रेक डाउन होता है, लेकिन मेन रिएक्शन ये है जिसमें कि 320 नैनोमीटर की रेंज में हमारे ओजोन का डिसोसिएशन होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये ओजोन का डिस्ट्रीब्यूशन पोल और इक्वेटर पे कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले कि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे पहले ही बता देना चाहती हूँ कि ओजोन का प्रोडक्शन और कंसंट्रेशन, प्रोडक्शन होना मतलब कि एक जगह ओजोन बन रही है, और कंसंट्रेशन मतलब कि एक जगह वो इकट्ठा हो रही है। ये दोनों जो है अलग अलग लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे होता है, अलग अलग एल्टीट्यूड पे होता है। ठीक है, ये नहीं कि जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे कंसंट्रेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो जो एक्चुअल कंसंट्रेशन है कि कितना कंसंट्रेट हुआ ओजोन, वो फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन पे करता है कि कितना फॉर्म हो रहा है, कितना फॉर्मेशन हो रहा है ओजोन का, और कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, जो ओजोन का कंसंट्रेशन है वो लैटिट्यूड वाइज डिपेंड करता है, इसका रेशियो, ओजोन का रेशियो लैटिट्यूड वाइज। ओके, कि लैटिट्यूड मतलब कि लोअर लैटिट्यूड हो गया इक्वेटर और हायर लैटिट्यूड हो गया पोल। जो हमारी एयर की डेंसिटी है और कंसंट्रेशन है, वो जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड पे जाते हैं वैसे वैसे कम होते जाती है। इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है वैसे वैसे एयर की जो डेंसिटी है और एयर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो ओजोन का फॉर्मेशन रेट है वो डिपेंड करता है कि यूवी जो सोलर रेडिएशन है वो स्ट्रेटोस्फीयर पे कितनी आ रही है।
ठीक है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स ऑफ यूवी सोलर रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। अब हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे जो प्रोडक्शन रेट है वो हाईएस्ट है इक्वेटर के 40 किलोमीटर पे। इक्वेटर के 40 किलोमीटर पे ओजोन का प्रोडक्शन रेट हाईएस्ट है। और कंसंट्रेशन कहाँ होता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन बनने के बाद कंसंट्रेट कहाँ होगा, 25 किलोमीटर पे, ना कि जहाँ बन रहा था 40 किलोमीटर पे ही। प्रोडक्शन हो रहा था 40 किलोमीटर पे, लेकिन आके वो ओजोन कंसंट्रेट कहाँ होगा इक्वेटर पे, 25 किलोमीटर पे। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इक्वेटर पे जो यूवी फ्लक्स है, जो यूवी फ्लक्स है वो मैक्सिमम है, ठीक है। यूवी रेडिएशन जो आती है इक्वेटर पे वो सबसे ज़्यादा आती है, पोल्स पे बहुत कम जाती है, ठीक है। जो डिस्ट्रक्शन रेट है ओजोन का, ये बात होगी कि प्रोडक्शन हाईएस्ट क्यों हो रहा है इक्वेटर पे 40 किलोमीटर में। अब बात है कि कंसंट्रेशन जो है वो 25 किलोमीटर पे क्यों हो रहा है, क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन रेट जो है वो कम होता है लोअर लैटिट्यूड पे। कंसंट्रेशन जो है वो नीचे आके क्यों हो रहा है कि लोअर लैटिट्यूड, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो कम होती है, ठीक है, कम आती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन बहुत कम हो रहा है। डिस्ट्रक्शन कम होगा तो वहाँ पे जो ओजोन जो है वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। ज़्यादा सर्वाइव करेगा तो कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और ऊपर क्या हो रहा है, हाई यूवी फ्लक्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से ओजोन जो है वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता। वहाँ पे ओजोन जो है वो O2 और O में ब्रेक डाउन हो जा रहा है। लेकिन लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में जो यूवी फ्लक्स है वो बहुत कम आ रहा है, तो कम आने की वजह से कंसंट्रेशन जो है वो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे ज़्यादा होगा, किस पे, 25 किलोमीटर पे, ठीक है। O2 को फोटोलिसिस करने के लिए, ठीक है, वो ऑलरेडी अपर एटमॉस्फेयर में, अपर स्ट्रेटोस्फीयर में एब्जॉर्ब हो चुकी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि शॉर्ट वेव रेडिएशन जो O2 को फोटोलिसिस के लिए चाहिए थी वो पहले ही डिमिनिश हो गई है, अपर हायर अप में, ऊपर में एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो अब नीचे क्या होगा, नीचे वो शॉर्ट वेव लेंथ नहीं आएगी ओजोन को ब्रेक डाउन करने के लिए। इसीलिए इक्वेटर पे जो कंसंट्रेशन मैक्सिमम है वो उसकी हाइट कम है और फॉर्मेशन की हाइट ज़्यादा है। होप आपको समझ आया हो। अब हम पोल्स की बात करते हैं। पोल्स पे मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है और ऊपर होता है, मतलब कि इक्वेटर पे अगर 40 किलोमीटर पे हो रहा है तो पोल्स पे और ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि भाई पोल्स में तो नीचे टेम्परेचर बहुत कम रहता है और ओजोन की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, हाई शॉर्ट वेवलेंथ चाहिए और हाई एनर्जी चाहिए। तो शॉर्ट वेवलेंथ और हाई एनर्जी क्या मिलेगा, और हायर लैटिट्यूड पे मिलेगा, ठीक है। तो जो पोल्स पे जो ओजोन का प्रोडक्शन होता है हायर लैटिट्यूड पे होता है इक्वेटर से भी, ठीक है। और कंसंट्रेशन कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ होता है, और नीचे आके, और नीचे लोअर 50 to 20 किलोमीटर ओवर द पोलर रीजन मैंने आपको बताया कि अपर स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होगा, नीचे आके इकट्ठा क्यों हो रहा है, जितना नीचे आके इकट्ठा होगा वहाँ पे क्या होगा, जितना नीचे आके इकट्ठा होगा वहाँ पे जो शॉर्ट वेवलेंथ है वो और कम आती है, जिसकी वजह से O3 जो है, ऑक्सीजन जो है वो सर्वाइव ज़्यादा कर पाता है। इसीलिए पोल्स पे क्या है, कंसंट्रेशन जो है वो लोअर लैटिट्यूड पे हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि O2 जो है वो कम है, जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। यहाँ पे एक बात और आप याद रख लीजिए कि एक ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो ओजोन जो है वो नियर पोल ज़्यादा पाया जाता है इक्वेटर से, ठीक है। ओजोन जो है वो उसका फॉर्मेशन ज़्यादा जो है वो पोल्स के पास होता है देन इक्वेटर, ओके। नाउ जो फॉर्मेशन और कंसंट्रेशन का जो रीज़न है वो कभी भी एक साथ कोइंसाइड नहीं करेगा कि अगर पोल की हाइट क्या मान लिया 50 किलोमीटर पे बन रही है तो वहीं पे कंसंट्रेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूवी फ्लक्स ज़्यादा है, यूवी फ्लक्स ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वो डिसोसिएट होकर दोबारा से O में टूट जाएगा और फिर से ऑक्सीजन ओजोन बना लेगा, ऐसे डिस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन होता रहेगा। तो पोल पे अगर बन रहा है 50 पे तो वो कहाँ आके कंसंट्रेट होगा, 50 to 20 किलोमीटर पे, ठीक है। वही अगर इक्वेटर पे बन रहा है 40 पे तो वो आके इकट्ठा कहाँ हो रहा है, 25 किलोमीटर पे। कभी भी फॉर्मेशन और कंसंट्रेशन का जो रीज़न है वो कभी भी कोइंसाइड नहीं करेगा, ठीक है। अब ओजोन जो है वो अंटार्कटिका में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, देन आर्टिक से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमारे द्वारा जो यूज़ किया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ज़्यादा मिलता है अंटार्कटिका में देन आर्टिक रीजन। इसीलिए ओजोन का कैटेगोरिकल डिस्ट्रक्शन क्या होता है, जब जो है किसी और केमिकल की वजह से, किसी और एलिमेंट की वजह से ओजोन का डिस्ट्रक्शन होना लगे, नेचुरली ना हो, ठीक है। जो हमने केमिकल ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो लोअर ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर से कुछ केमिकल्स चले जाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाए, डिस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए, तो उसको कैटेलिटिकल डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो वो अंटार्कटिका पे इसलिए ज़्यादा होता है कि वहाँ पे हमारे द्वारा यूज़ किया गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है, इसीलिए। होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। हम इसके आगे सेकंड पार्ट बनाऊंगी मैं इस वीडियो का, जिसमें हम पढ़ेंगे कैटेलिटिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन
डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कैसे ओजोन का डिस्ट्रक्शन रेट ज़्यादा हो रहा है। थैंक यू।